ठीक है, मैं आपको अभी आपको सारा बताती हूँ। जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का आपका टॉपिक नंबर 2 है सिलेबस आउटलाइन के अंदर। और ए जो पार्ट है उसका सेकंड ये टॉपिक है, दैट इज कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। और जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि भी हम कोई टॉपिक से डिविएट नहीं कर रहे हैं या हम टॉपिक को कर भी रहे हैं कि नहीं, तो मैंने आपके सामने ये चारों टॉपिक्स लिख दिए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर का जिक्र है, वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इनफॉर्मल का जिक्र है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ये तो चार उन्होंने एक आउटलाइंस आपको दे दी है, बट यू नो इट्स गोइंग टू हैव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स यू हैव टू एक्चुअली डिस्कस और स्टडी अंडर दिस टॉपिक। तो हर टॉपिक की बात कर रही हूँ। अब जैसे कि जब हम कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसका कोई क्या शक्ल होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर जो वर्ड होता है वो आप एक कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं अगर हमको बिल्डिंग बनाते हैं तो वी जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। हम ये कहते हैं कि जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है या इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर इंस्टेंस इफ यू मेक अ बिल्डिंग दैट्स फॉर द रेजिडेंस पर्पस के लिए है, आपने रहना है वहां पर, तो उसका एक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। और अगर ऐसी है जो आपने कमर्शियल बनानी है, ऑफिसेज बनाने हैं, एक बैंक वहां पे खुलना है, एक इंस्टीट्यूट खुलना है, तो उसका सारा ही स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। सेम इज द केस with a structure in organizations. It does not mean erecting walls and fitting doors over there. इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कौन किससे बात करता है, इसकी हायरार्की कैसी है, इसका जो चेन ऑफ कमांड कैसा है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आज कुछ आपको आइडिया दूंगी, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर जरा सी इंफॉर्मेशन आप गलत दे देते हो एक से दूसरे डिपार्टमेंट में, या कोई पर्सन जो है इसको इग्नोर कर देता है या वो डेडलाइन को मीट नहीं करता, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम एनकाउंटर करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। आपको बेसिकली ये सब पता होना चाहिए इस टॉपिक के लिए कि कम्युनिकेशन कितने स्ट्रक्चर्स में हो सकती है। उसमें a person who is the like a boss or the chief of that organization है, सीईओ है, या उसका जीएम है, जनरल मैनेजर है, या उसका प्रेसिडेंट है, या कंपनी खुद कैसी है, हमें ये पता थोड़ा बहुत हम देखेंगे इसमें। लेकिन कंपनीज का जो उसका होता है ना लीगल स्ट्रक्चर या उसकी लेजिस्लेशन, वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो आपने लॉ में जाके पढ़ेंगे या अगले लेवल में जाके आप पढ़ेंगे। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया बस दे दूंगी, जिससे आपको जरा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कितनी उसकी जो है उसकी जो लिमिट है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो उसके आगे क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये बातें हम सीखेंगे आज। बड़े ध्यान से हर बात को सुनिएगा, सो दैट इफ यू गेट समथिंग इन द क्लास देन यू कैन अप्लाई इट व्हेन यू आर स्टडीइंग योरसेल्फ। और यकीन करें कि आपको जो किताबें, जैसे किताबों की बात अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगी, जब मैं देखूंगी कि फुल हमारी जो क्लास है सब लोग हैं, ताकि वो कोई भी बंदा इसको मिस ना करे, तो एंड समझ ले चलिए क्लास का थोड़ा सा रहता होगा और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगी, तो हम इस चीज को देखेंगे। तो ये टॉपिक्स जो हैं इसको लेके भी चलते हैं, साथ साथ आपको गाइड करती जाऊंगी। तो ये चार टॉपिक्स आपने देखे हैं, इसके ऊपर जो आगे आपकी जो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। आगे ये पड़ी हुई है, ये जस्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि हम ये टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। अपर डाउनवर्ड है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात करें या सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट में देती जाऊंगी। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, हम एक कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपका पूरा कंट्री भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है।
उसका भी एक सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी उसका सिस्टम है कि एक बड़े हैं, उसके नीचे छोटे लोग होते हैं, फिर वो उससे नीचे छोटे लोग होते हैं जो काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट में काम हो रहा है, ये सब आपको पता है कि दैट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली एक हायरार्की है वहां पर। हायरार्की का मतलब होता है जैसे आपके घर में भी एक हायरार्की होगी, या तो आपके अब्बा डोमिनेटिंग रोल पे हैं, या आपके दादा डोमिनेटिंग रोल पे हैं, और कभी कभार अम्मा डोमिनेटिंग रोल पे होती है कि इफ अम्मा इज गोइंग टू परमिट समथिंग तो काम होगा। अब्बा कहेंगे अम्मा से पूछ लो, अपनी मेरी तरफ से है, आपने अम्मा कहेंगी अब्बा से पूछ ले, तो दैट्स गोइंग टू बी एक हायरार्की सेट होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े बहन भाई होते हैं, वो बड़े माचो बने होते हैं और वो घर में कंट्रोल कर रहे होते हैं और छोटे बच्चों को बेचारों की जान खा के रखते हैं, तो ऐसा भी बाजुकात होता है। तो हर घर की, हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की यानी उसका बॉस एंड जूनियर सिस्टम होता है, ठीक है, और उसे हम कहते हैं ये चेन ऑफ कमांड है। आप पूरी बात ध्यान से समझो, उसके बाद मुझे क्वेश्चन करना और मैं आपको क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, ठीक है। आप मुझे पूरा सुन लेंगे, अगर आपके ज़हन में आ रहा है ना कि आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन, अपनी कॉपी पे लिखो, और इवन तुम यहाँ ना भी कर सके तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, ये ऑर्गेनाइजेशन के मैंने डिफरेंट लोगोज है ना, ट्रेडमार्क्स रखे हैं। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें आर्मी का नजर आ रहा है। आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे डिफेंस के लिए, उसके साथ एक ईडी का है जो एक ट्रस्ट है, एक वेलफेयर कर रही है या सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज है उसकी, यानी इंसानियत की खिदमत की। इसके बाद तुम्हें पीआईए, पीएसओ और पाकिस्तान स्टील और नीचे केपीएमजी, डिलॉयट और ये सारे नाम, आईजीआई, जुबली और ऊपर निशात, स्टाइल, दराज, नेस्ले, मैं नाम सारे नहीं ले सकूंगी, ये सारे तुम्हें नजर आ रहे हैं और तुम ये कहते हैं सब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन बिलीव करो कि हर एक की वर्किंग, हर एक का स्ट्रक्चर अपना अपना होगा, और वो स्ट्रक्चर कौन शेप देता है और क्यों देता है, कौन तो देता है, वो तो अथॉरिटीज देती हैं, लेकिन क्यों देता है इसके पीछे उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। दे आर स्ट्राइविंग टू अचीव कलेक्टिव गोल्स, और उसके लिए उन्होंने सारे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को तैयार करना है। अगर आप ये कहते हैं एक कंपनी है, कंसल्टेंसी है, वो आपको कंसल्टेंसी देती है, उसके पास तो कोई और प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी है जैसे करशी वाले हैं, नेस्ले वाले हैं, इनके पास फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो बनाती है करशी जो है, वो दे आर आल्सो डीलिंग विद सम मेडिसिन भी बनाती है, तो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक प्रोडक्ट लाइन उसे कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ जे केएनएन एक कंपनी है जो आपको फूड देती है फ्रोजन, और वो पहले जब आप उससे 10 साल पीछे सुन देखें तो उनकी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी थी, यानी उनके आइटम्स थोड़े थे। अब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी है, ज्यादा चीजें बनानी शुरू कर दी हैं ताकि ज्यादा लोगों को केटर कर सके। और वैसे भी अगर एक कंपनी चेंज नहीं करेगी खुद को तो वो स्टेगनेंट हो जाएगी और उसके कंपेटिटर्स जो है वो आगे निकल जाएंगे। तो कंपेटिटर्स को बीट करने के लिए हम हमेशा स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप ये मुझे कहें कि जी आप आपने आईसीए में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आईसीए में जो उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट डिग्रीज ऑफर कर रही हैं, ठीक है, ये उनके प्रोडक्ट्स है। इसी तरह जो भी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लोग हैं, एक होटल है, वो सर्विसेज दे रहा है आपको, आपको वहां पे रहते हैं, आपको फुल टाइम सर्विस मिलती है, अगर आप उससे खुश होते हैं तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे। तो आई वांट टू से देयर इज वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ वर्क्स दे आर टेकिंग प्लेस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, और कौन किससे बात करेगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर एक कंपनी है बहुत बड़ी, फूड वाली कंपनी है, उसमें हम देखेंगे कि क्या आईटी डिपार्टमेंट है। अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर जरूर आईटी डिपार्टमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी वेबसाइट, उसके वेब ब्लॉग और उसके अंदर कितना सिस्टम जो है वो अकाउंट्स या उसके जो ऑडिट होता है उसके सिस्टम की मेंटेनेंस कैसी है, कैसे वो डेटा को मेंटेन करते हैं, कौन से उनके सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है कर रही है। अगर एक छोटी सी कंपनी होती है तो शायद उसको आईटी डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो वो उनके पास जो लोग हैं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और बाकी हो सकता है उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई है और जो उसके वेब होस्ट हैं वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में।
अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं। इसके बाद अब हम एक चीज और समझेंगे। अब आप देखिए कि मैंने बहुत बड़े बड़े नाम उठाए जो कि आप समझ लें वर्ल्ड वाइड जिसका फेम है। गूगल तो आप सब जानते हो, कितनी बड़ी एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अगर आपको कभी टाइम मिले तो यूट्यूब के ऊपर गूगल डेटा सेंटर, उसकी एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देखना। उसमें आपको अंदाजा होगा कि डेटा सेंटर में किस तरह डेटा मेंटेन होता है, और चंद लोग काम कर रहे होते हैं उसके अंदर, बाकी सब लोग अपने घरों से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप जरा चेक करना और आपका जो है एक जहन खुलेगा कि किस तरह से ऐसी कंपनी जो है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी इनकॉर्पोरेशन है, अमेरिकन है, ये रिटेल कॉर्पोरेशन है जिसके पास हाइपर मार्केट्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, इनके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इनके अंडर आते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चेन है। इसके अलावा बहुत और ऑर्गेनाइजेशन जिनको तुम जानते हो, जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, इनको जानते हो। कितने इनके जो है डिफरेंट कंट्रीज में, मैंने 2019 की रिपोर्ट पढ़ी थी कि KFC जो है वो 150 कंट्रीज में उसके जो है आउटलेट्स हैं, और हर कंट्री में पता नहीं कितने कितने हैं। तो वो 100 जो है आप 10,000s में जाके उनका जो है वो डिजिट्स निकलते हैं। तो ये कंपनियां कैसे फैलती हैं? अपनी वर्किंग से। जैसे जैसे वो अपने सेटअप बड़े करते जाती हैं, आप अगर अपनी कंपनीज को देखो, से आप जहां से कपड़े खरीदते हो, अगर फॉर इंस्टेंस गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, से आपने खाड़ी से लेते हो, बरीजे से लेते हो, या जहां से भी जो आपके मशहूर जिनके ब्रांड्स हैं जैसे, या बॉयज हैं आप आउटफिटर से लेते हो, तो व्हाट दे डू एक्चुअली, उनके फिर आहिस्ता आहिस्ता आउटलेट बढ़ते जाते हैं, और वो सिर्फ नेशन वाइड नहीं होते बल्कि वो और कंट्रीज में भी चले जाते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज जो होती है ना, वो आपको ऑफर करते हैं। जैसे इंग्लैंड ने कुछ साल पहले ऑफर किया था कि आपकी कंपनी जो है वो आकर हमारे यहाँ खोले, तो हम पता नहीं 2 साल के लिए शायद उनको टैक्स फ्री करेंगे, और उसके बाद उनका सेटअप अगर चल जाता है तो वो चलाते रहते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि आज अगर एक तुम छोटी सी कंपनी खोल के बैठते हो, तो हो सकता है, यू नेवर नो, कि वो कितनी बड़ी हो जाए, कितनी एक्सपैंड कर जाए, और कल तुम उसके फ्रेंचाइज बेच रहे हो। ठीक है, फ्रेंचाइज समझते हो ना? फ्रेंचाइज में आपका नाम लिया जाता है, आप अपनी प्रोडक्ट वहां पे देते हो, और लोग कोई और होते हैं जो कि काम करते हैं। तो ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस का एक आइडिया दे रही हूँ। इसके बाद हम, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है। अब ये जो काम है ये मुझे आपको नहीं पढ़ाना, ये आपको या तो लॉ वाले को टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट एक आइडिया ले रही है। वैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटीज हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास वॉलंटरी आर्म फोर्सेस हैं, और डिफरेंट टाइप की, या एंटरप्रेन्योर्स हम कहते हैं। एंटरप्रेन्योर समझते हो ना, जो अकेला एक पर्सन, जिसे सोल ट्रेडर कहते हैं या प्रोप्राइटर्स कहते हैं, वो काम कर रहे होती हैं। तो या फिर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने पूल किया होता है पैसा, और जैसे कि स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो मैं आपको स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट कल थोड़ा सा दूंगी, आज नहीं देना, ठीक है? तो आपने बच्चे, अभी अभी आपको हमजा वहीद, शान इलाही, आपको जो कोई भी मसला होगा ना बेटा, आप लोग सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर लो, ठीक है? इस तरह आपकी तसल्ली हो जाएगी। अभी आप आराम से सुने, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन देखूंगी एंड में। अब मैं बीच में बार बार इंटरप्ट हुई ना, तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, काफी हमारा काम है। ये कोई आसान नहीं है इस टॉपिक को कवर करना, सारे टॉपिक्स को बिजनेस कम्युनिकेशन के। इसमें जितना कहते हैं ना, जैसे कहते हैं लेस इज मोर, यहाँ पे मोर इज लेस वाली बात है। जितना आपको आता होगा उतना ही कम है, आप जितना भी पढ़ते जाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए आज आपको बुक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी, तो आप मुझे गौर से सुनिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक हो गया? तो अभी हम बात करें, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ जिसे कहते हो, ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे डोंट अर्न प्रॉफिट। तो उनका जो वो बस वर्किंग करी होती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस तरह डिफरेंट हैं, चैरिटीज हैं, ये सारा कुछ। इसके नीचे जो येलो कलर में लिखा है, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन गोल एंड वर्क टुगेदर। ये एक बड़ी कॉमन ऑर्गन है डेफिनेशन, कि लोग हैं जिसको आप ऑर्गेनाइज करके चलते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब पता समझते क्या हो? इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि आपने हर बंदे को एक एक क्या दिया है, डेलीगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी कोई लिमिटेशंस हैं, वो इसको वायलेट नहीं करेगा, उसे डिविएट नहीं करेगा।
अब मिसाल के तौर पर है, अगर आपने एक छोटी बिल्कुल मिसाल ले ली, अगर आपने किसी को गेट कीपर हायर किया है, उसका काम तो नहीं है कि वो आकर जो है टेलीफोन आके अटेंड करने शुरू कर दे, टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब करेगा। इसी तरह प्रोडक्शन पे अगर आपने किसी को हायर किया है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो वो सेल्स मैनेजर का काम तो नहीं कर रहा ना। तो आपने हर एक की लिमिटेशंस आपने की होती हैं। कभी कभार जैसे आप लोग आईसीएमए से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो, तो यू आर एबल टू डू वर्क इन मैनी फील्ड्स। जरूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड में काम कर सकते हो सिर्फ अकाउंट्स में, इसके अलावा भी आप और फील्ड्स में काम कर सकते हो। तो वहां पर आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका बैकग्राउंड, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस एट द बैक, उसको देखकर आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखेंगी, और आप सब ने काम करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका एक कॉमन गोल होगा, यानी सब ने एक ही गोल उसका है, वो है ऑर्गेनाइजेशन को आपने आगे लेके चलना है। ये आपको बात समझ में आई थिंक आ गई। इसके अलावा कुछ मेरे टाइप्स के नाम आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक प्रोप्राइटरशिप होती है, इसको मैंने अभी आपसे कहा, इट जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, आजकल बहुत सुनने में आता है, एक अकेला बंदा काम कर रहा है, मैंने एक रिटेल स्टोर खोल लिया, एक बहुत उसकी ब्रांचेस बना ली, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल बिजनेस खोल लिया है, तो मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। इसके बाद मेरी पार्टनरशिप हो सकती है कि मैंने पार्टनरशिप ली है लोगों के साथ, हम दोनों मिलकर अगर काम करें, और आपने अक्सर देखा होगा दो लोग जब काम करते हैं, दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, हर बंदे को हम कहते हैं डायरेक्टर, क्योंकि उसने पैसा लगाया होता है। ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्टर के बारे में एक चीज आपको बता दो, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप डायरेक्टर है, मैंने किया इन्वेस्ट किया, मैं भी डायरेक्टर हूँ, एक और भी है बी सी डी, हम सारे डायरेक्टर्स हैं, हम सारे मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और ये सारी चीजें तुमने किसी और लेवल पे जाके पढ़नी है, लेकिन मैं सिर्फ एक नॉलेज दे रही हूँ आपको। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हम में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और कुछ लोग नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ पैसा लगाते हैं बल्कि कंपनी के लिए किसी डेजिग्नेशन पे काम भी करते हैं। ठीक है। मैं अगर एक खोल लूं कॉलेज और मैं उसकी प्रिंसिपल बन जाऊं, तो मेरा, मैं एग्जीक्यूटिव रोल में हूं, और मेरे साथ एक और डायरेक्टर है जो कि बाहर बैठा हुआ है और वो सिर्फ पैसा लगाता है और प्रॉफिट लेता है, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर, और जब मैं एग्जीक्यूटिव पोजीशन में काम कर रही हूँ तो क्या है, मुझे रिम्यूनरेशन यानी मुझे मुआवजा मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, अलावा किसके, मेरे प्रॉफिट के। और मुझे सैलरी ऐसे ही मिलेगी जैसे मैंने कोई और अगर प्रिंसिपल हायर किया होता। ठीक है। सेम इज द केस विद अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर आपने कहा जी मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, बाहर से पढ़ के आई हूँ, मैं टैक्स का काम कर लूंगा, या मैं ऑडिट का कर लूंगा, या मैं यहाँ पर सेल्स का काम कर लूंगा, तो पर्सन हु इज डूइंग दैट वर्क दैट वुड बी डेफिनेटली गेटिंग मनी, उसको पैसे भी मिलेंगे। ठीक हो गया ना। ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। फिर कॉर्पोरेशन होती हैं, एलएलपी, एलएलसी, कुछ और कॉर्पोरेशन होती हैं, इन कॉर्पोरेशन होती हैं। ये क्या चीजें हैं एक्चुअली, इनको अगर कुछ नहीं आपने पढ़ना तो सिर्फ इतना समझ लो कि इनकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं, ये रजिस्टर्ड होती हैं, और इन पर कुछ कवानीन लागू होती हैं, और वो उन्होंने उन लिमिट्स में काम करना होता है, ये उनकी होती है। इसके बाद है, और कुछ उनकी प्रिविलेजेस भी होते हैं डेफिनेटली। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें कि आपने क्या करना है, जैसे कि कोई स्कूल आपने अगर खोल लिया, कोई चैरिटी खोल ली है, जैसे ईदी मैंने आपसे कहा था, दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर, दैट इज वॉलंटरली दे वर्क, एंड दे वर्क फॉर द लाइक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज इसे कहते हैं, यानी लोगों की खदमत करना, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं। आपके पास बहुत से नाम हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमें कुछ समझाने के लिए मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स, फिर मैंने आपको ये चीज समझानी, जो नोट्स में भी कुछ चीजें डाली, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल अरेंजमेंट। इसे सोशल अरेंजमेंट क्यों कहा, बिकॉज जब तुम आकर काम करते हो तो तुम एक सोसाइटी छोटी सी बना लेते हो ना, है ना, एक सोसाइटी बन जाती है तुम्हारी छोटी सी, फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस, और तुमने जो काम करना है वो कंट्रोल्ड है। इसका मतलब नहीं तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करने लग जाओ, और जो तुम्हारी, अगर तुम्हारे नीचे 4 सबॉर्डिनेट हैं, तो व्हाई आर यू जस्ट कॉलिंग पीपल हु आर सबॉर्डिनेट फॉर सम अदर मैनेजर, तुम उन पे कंट्रोल नहीं रखते, तुम क्यों उनको बुला रहे हो। हाँ, अगर तुम उससे पूछ कर बुलाते हो या तुम्हें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड है। जैसे फॉर इंस्टेंस फाइनेंस वालों से पूछे बगैर, फाइनेंस कहते हैं बैकबोन ऑफ एनी कंपनी,
इसके पास पूरे पैसे का हिसाब किताब होता है। आप फाइनेंस से पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, आपके जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो खरीदारी करें, ठीक हो गया ना। या आपने कोई बाहर कंट्री में कोई ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले मीटिंग बैठती है, हम देखते हैं हमारी जेब में कितना पैसा है, फाइनेंस वाली आपकी पूरी पॉकेट लेके बैठे होते हैं, दे टेल यू। फिर उसके बाद होता है कि नहीं जी, हम जो है अगर पैसा नहीं लगा सकते तो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्रेडिट पे चीजें लेते हैं या हम बैंक से लोन लेते हैं, उसके कोई इंटरेस्ट रेट होता है एंड ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स। तो ये कोई आसान बात नहीं होती, कंपनी चल रही होती है तो उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली काम भी कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल, और सारा आपका क्लियर हो जाता है जब आप ऑडिट करते हैं, आपको हर चीज क्लियर हो जाती है कि जी क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स बनती हैं जिसमें कि हम उसकी वर्थ देखते हैं कंपनी की। तो रिपोर्ट्स जब पढ़ाऊंगी फिर मैं आपको जिक्र करूंगी इस चीज का। अभी मैं वैसे ही नाम ले रही हूँ, जिनको इसका पता है दे आर लाइक हैप्पी टू लर्न इट और अंडरस्टैंड इट, और जिनको नहीं पता वो सिर्फ सुन लें, ताकि थोड़ा थोड़ा आपके कान जो है वो जैसे कहते हैं ना ट्यून्ड हो जाए, आपको समझ आनी शुरू हो जाए। तो अब पूरी बात सुनिए, सोशल अरेंजमेंट आपने कर ली, लोगों को एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस दी, कलेक्टिव गोल है, सबके एक ही गोल है, दैट हैज अ बाउंड्री। आपका ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब है उसके अपने कानून है। इसका मतलब नहीं कि हो ये तो कंपनी में दीवार टूटी हुई है, इट डजंट मीन कि बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब है इट हैज ओन रूल्स, लॉज, उसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। और जब आप कंपनी में आपकी जॉब हो गई तो आपको सबसे पहले एक मिलेगा एक आप समझ ले एक जर्नल या कोई चीज आपको मिलती है, स्टाफ बुक मिलती है, उसमें आपको सारा बताया जाएगा कि जी ये आप ये करेंगे और इस तरह से होगा। और इसके अलावा कंपनी जो है वो हर बस महीने में या महीने में 2 दफा या साल में 3-4 दफा को न्यूज लेटर छापती है, बड़ी बड़ी कंपनीज। उनका न्यूज लेटर बताता है कि पूरी कंपनी ने इस अरसे में क्या क्या किया, उसकी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, क्या हमारी अर्निंग हो गई ये बता सकते हो, हम कहीं स्पोर्ट्स भी करते हैं वो बता सकते हो, या हमने कहीं सोशल वर्क किया है वो भी बता सकते हो, हमने कोई कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सब कुछ बता सकते हो वहां पर, ठीक है। तो हम ये बात भी ये जिक्र भी करेंगे अभी आइंदा आने वाले दिनों में जो मैं अभी बात कर रही हूँ। तो आपकी बाउंड्री है जिसने सेपरेट किया आपको फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, इर्द गिर्द जगह से, उसके बाहर के इलाके से उसको अलग कर दिया। अगर फॉर इंस्टेंस तुम देखो एक ही लाइन में 2 स्कूल चल रहे हैं, एक ही लाइन में 2 कॉलेजेस हैं, हर एक का अपना कल्चर होगा, हर एक का अपनी बाउंड्री, एक लिमिट है, ठीक है, वो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये एक हम्बल सी डेफिनेशन आ गई। और एग्जांपल दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तस्वीरें मैंने लगा दी, ग्रोसरी स्टोर है आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, एक कार ट्रॉली नजर आ रही है, एंड अ गोल्फ क्लब आपको नजर आ रहा है। क्या आप नहीं समझते कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये गोल्फ क्लब है या चलो एक स्पोर्ट्स क्लब ले लेते हो, तो जैसे ही कभी आप किसी बड़े से जिम खाना होते हैं, अगर आप एंटर करते हो या बड़े बड़े स्पोर्ट्स क्लब हैं, आप एंटर होते हो तो आपको बकायदा पहले नजर आता है जी उसका ऑफिस नजर आ गया या रिसेप्शन नजर आती है। फिर आप आगे जाते हो, बकायदा वहां पे बोर्ड लगे होते हैं कि लेफ्ट को स्विमिंग है, राइट को जी आपकी कोर्ट है किसी खेलने वाले खेल की, आगे गोल्फ है, ये सारा कुछ होता है। और उसकी मेंटेनेंस, अगर आप स्विमिंग करते हैं उसका पानी चेंज होना, उसमें क्लोरीन डालना, ये सारे उनके काम है, दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो आप ये ना समझे कि वो फारिग ही बैठे हुए हैं, एवरीबडी इज डूइंग दैट वर्क। इवन मस्जिद होती है जो, उसके भी जो इमाम होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स, कि आपकी जो जो अंदर चीजें हैं उनकी सफाई है और सब कुछ जो है उसकी मेंटेनेंस है। तो दिस इज व्हाट दे डू। आपकी एक छोटी से लेके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आपको मैंने आइडिया दे दिया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स है। अब आपको मैंने ये सिर्फ आप एक आपको नॉलेज के लिए भी कर सकते हो और आपको पता भी होना चाहिए। ओनरशिप के लिहाज से जी क्या है, पब्लिक है प्राइवेट है, एक्टिविटी क्या करती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी की है। अब आप कितनी फर्क चीजें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो क्या क्या बनता होगा आपको अंदाजा हो गया है, या कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई चीज लगी है, प्लांट लगा हुआ उस पर काम हो रहा होता है। एनर्जी के लिए प्लांट होते हैं जिसमें कि आपकी सारी जो है चलता है, टरबाइन चलते हैं, फिर किस तरह से एनर्जी क्रिएट होती है, ये सारा कुछ जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, कनाडा में है, अमेरिका में भी है और बहुत सारी कंट्रीज में है। तो ये सारी कंपनीज है। ओरिएंटेशन मीन कि प्रॉफिट लेती है या चैरिटी करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका साइज कितना बड़ा है, साइज का मतलब है हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, इसका वर्कफोर्स कितना बड़ा है,
thousands of people are working under it, or maybe millions of, it's going to be a multinational company, people are working in different geographical location में, और आगे geographical location भी आ गया कि जी इसका सेटअप कहाँ कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में भी है, ये साउथ में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, ये समझ आ जाती है कंपनी कहाँ कहाँ फैली हुई है। फिर उसका लीगल स्टेटस क्या है, ये मैंने आपको कहा था कि ये आपको हमारा काम नहीं है, लेकिन आपको जिनको आप पता है बहुत अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड है, पार्टनरशिप है, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, सोल ट्रेडर हैं, और जब रजिस्टर्ड होते हो आपको उसके ऊपर एक लायबिलिटीज होती हैं, आप उसको पूरा करते हो। उसके बाद है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कहाँ से, या उसने खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसको किया है, या कोई फैमिली बिजनेस है, या कोई पार्टनरशिप पे चल रही है, वट ये देखा जाता है। और उसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लाइक वर्किंग भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि जब मैं एक कंपनी में काम करने जाऊं, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे पता तो होना चाहिए करती क्या है, और मुझे पता होना चाहिए कि इसका कल्चर क्या है, और उससे फिर क्या होगा कि मुझे ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है। इसके बाद है जी, अब ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, आप अकेले काम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, एक अकेला बंदा सारा सेटअप क्यों नहीं कर सकता। उसके लिए आपके बेनिफिट्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसके लिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, दे कैन ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस। इंडिविजुअल लिमिटेशन क्या है, आपकी दो तरह की, एक आपकी फिजिकल और एक आपकी मेंटल। आप फिजिकली कितना काम कर सकते हो, थक जाओगे, और मेंटली कितनी चीजों को देख सकते हो, नहीं। तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन एनेबल स्पेशलाइजेशन। आपको हर फील्ड का स्पेशलिस्ट चाहिए। अब आप हॉस्पिटल एक खोलते हैं, आप जाके देखते हैं ना, इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता जाना पड़े, वहां पर जी आपको स्किन स्पेशलिस्ट पे जाना है, जी आपका कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा इनको, जी ये जो है न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, एंड ब्ला ब्ला। तो ये आप एक बंदा सारी चीजों की स्पेशलाइजेशन नहीं रख सकता, क्योंकि वो इतना एक्सटेंड नहीं कर सकता अपनी नॉलेज को। तो आपने अकाउंटेंट्स रखे, आपने सेल के लोग रखे, आपने प्रोडक्शन के रखे, फाइनेंस के रखे हैं, सारे लोग काम करेंगे, एचआर के रखे। उसके बाद ये आपको सिखाना है साइनर्जीज। साइनर्जीज कैन सेव बोथ टाइम एंड मनी। मैं आपको उसकी डेफिनेशन अभी देती हूँ। सिनर्जी पता क्या होती है, देसी जुबान में समझ लो कि 1 और 1 11 होती है, देसी जुबान में इसका मतलब है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप मिलकर इकट्ठे काम करें, 4 लोग भी, तो हम काम कर लेंगे। अगर हम अकेले अकेले काम करें, ज्यादा करें, ज्यादा देर तक, तो हमसे काम नहीं होगा। दैट इज सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नीचे लिखा है, दे कैन एनेबल एक्यूमुलेशन, जमा करना, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एज वेल एज पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज। आपको एक्सपर्टीज का मतलब अपनी महारत को पूल करते हो, आप महारत को इस्तेमाल करते हो, और आप एक ग्रुप और टीम की तरह काम करते हो, इसे हम सिनर्जी कहते हैं। और इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है, जैसे आपको याद होगा कि जैसे आपका वो था ना, एक कॉन्सेप्ट था, एक फार्मर था जिसके बेटे थे, और उसने कहा कि भाई तुम्हें मैं मरने लगता है, और कहता है कि आई एम गोइंग टू बी डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, मैं उनको दूंगा। तो उसको कहता है कि लकड़ियां लेकर आओ, लकड़ियां इकट्ठी थी, वो तोड़ नहीं सकते, अलग अलग करते हैं, टूट जाती हैं। तो ये वो सिनर्जी है कि अगर हम इकट्ठे होंगे, हम हमेशा क्या रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। अब इसको मैंने कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर कर दिया। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, सिनर्जी इज वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कि जो जैसे एक गाड़ी है, खराब हो गई, आप कहें मैं कोशिश करता हूँ धिक्का लगाने की, लगाओ, बी कहता मैं लगाता हूँ, लगाओ, सी कहता लगाओ, नहीं हिली, ए बी सी डी इकट्ठे पुश करेंगे तो गाड़ी हिल जाएगी। इट्स जस्ट यू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आपकी कंबाइंड एफर्ट से हम अकॉम्प्लिश करते हैं जो चीजें, वो सेपरेटली हम नहीं कर सकते। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको सिनर्जी कहते हैं। और सिनर्जी जो है वो आपको लोगों को, आप सीमलेसली, लोग कंटिन्यूसली, उनमें एबिलिटी होती है, वो काम इकट्ठा करते हैं, हर बंदा किसी की ना किसी चीज का एक्सपर्ट होता है, तो अपनी एक्सपर्टीज को वहां पे लगाता है। ठीक हो गया। तो आपने सिनर्जी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि मे बी एग्जामिनर आपको ये पूछता है तो आपको आना चाहिए। इसके बाद ये मैं सारा स्लाइड्स पढ़ा लूं, फिर मैं आपको नोट्स पे जाने से पहले मैं
किताब के बारे में और बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी हम बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है, आप देखते हैं जी, इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, आप मोटिवेशन देते हो, मोरल ऊपर करते हो लोगों का, लोग डाउन हो गए, आपके अंदर अच्छी स्किल्स होती हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, तुम करो, तुम कर लोगे। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग, आप अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो यू कैन टेल पीपल कि आप किस तरह इस चीज को कर सकते हो, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीस, आप बड़ी अच्छी हैं, आपका आपके में अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स भी हैं, आप लोगों को लेके चलते हो। एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करते हो। एक्ट एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है आपकी, और मैनेजेरियल एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये भी हम किसी वक्त देखेंगे कि लीडर और मैनेजर में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा तो नहीं, हर बहुत होता है। लीडर जो है वो हमेशा लोगों को कन्विंस करके चलता है, और जो मैनेजर है वो उनसे बस काम करवाता है, ठीक है। तो एक पर्सन अच्छा, एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर भी हो सकता है, और एक अच्छा लीडर एक मैनेजर भी हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट स्टोरीज हैं, लेकिन हम मर्ज कर सकते हैं। ये बात आपको समझाई, आगे चलते हैं। अब हमें कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो आपके पास कुछ तो कम्युनिकेशन इंटरनल हो रही होती है और कुछ कम्युनिकेशन एक्सटर्नल हो रही होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन में आप मीटिंग रखते हो, ट्रेनिंग कराते हो, डिस्कशन होते हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल यहाँ पे दी है, इंट्रानेट की एग्जांपल दी है। ये हम पढ़ेंगे जब हम एक और चैप्टर आपका पढ़ना है डिटेल, जिसमें आपकी इंटरनेट और सारा कुछ पढ़ना है, उसमें सारी आपको डिटेल बताऊंगी। और इसके अलावा आपको जैसे न्यूज़लेटर का अंदर की बातें होती हैं। एक्सटर्नल जो होते हैं, आप एडवर्टाइज करते हो, आप लोगों के साथ बात करते हो, कॉन्फ्रेंस करते हो, प्रेस रिलीज आपका जो होता है वो हो सकती है। इसके अलावा जब आप कोई भी काम आउटसोर्स करते हो, आउटसोर्स करने का मतलब होता है कि आप अपने काम का कुछ हिस्सा किसी और से करवाते हो, वो भी आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। बैंक से करते हो, लॉ से करते हो, ठीक है। और कुछ एक बीच में मर्ज हो जाता है कि कुछ आपकी वेबसाइट है, इंटरनल एक्सटर्नल ये बीच में है, या सोशल मीडिया, इस पे बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये आप याद रखिएगा, कुछ कम्युनिकेशन हमारी इंटरनल होती है और कुछ कम्युनिकेशन हमारी एक्सटर्नल होती है, और इसी तरह मिक्स अप भी हो जाता है। तो कम्युनिकेशन की आपको चाहिए स्किल। फिर एक और हम चीज आज सीखेंगे, हायरार्की, जिसका मैंने भी आपको जिक्र किया। हायरार्की में एक तो आपका पिरामिड बना हुआ है, आपको पिरामिड नजर आ रहा है ना, जैसे मैस्लो की हायरार्की, ये बड़ी मशहूर है, आपने शायद कभी नाम सुना हो। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है। यहाँ पर आपके पास टॉप पर लोग हैं, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, बिल्कुल नीचे वो का लोग हैं जो कि लो ऑर्डर की जॉब कर रहे होते हैं। अप से डाउन, जैसे आर्मी में देखते हो एक जनरल साहब होते हैं, उसके बाद अगर कर्नल को देखते हो तो जनरल से बहुत नीचे होता है, उसके बीच में ब्रिगेडियर भी आपने मिस कर दिया, इसके बाद आपने कहा जी नीचे कप्तान है, ओहो आपने मेजर, और इस तरह और भी लोग मिस कर दिए। तो ये सारी हायरार्की होती है। और इस हायरार्की में आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, काम डिवाइड कर दिया जाता है आपको, ठीक है, और आपको टास्क दे दिए जाते हैं। और नीचे वाली जो डायग्राम है उसमें भी आप देख रही हैं, एक बॉस, उसके नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट के उनके जूनियर्स हैं, और उनके जूनियर हैं, उनके जूनियर हैं। और हम ये भी बाद में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी नीचे जूनियर्स चलते जाते हैं उसको टॉल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, और जितने कम होते हैं नीचे आपके लेयर्स उसको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और जो टॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ज्यादा ब्यूरोक्रेसी चलती है, यानी एक सिस्टम चलता है जिसमें हर बड़ा फैसला करता है और छोटे को आगे पास ऑन करता है। क्योंकि जब फैसले नीचे नीचे जाते जाते हैं, और इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन खराब भी हो जाती है, लोगों की फिल्टरिंग पढ़ा था ना आपने, या डिस्टॉर्शन पढ़ा था, वो इसके अंदर आ जाती है जब ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर हो, और फ्लैट स्ट्रक्चर पे कम आती है। लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर के अपने मसले हैं, उसमें ऑफिस पॉलिटिक्स बड़ी आ जाती है, एक ही रैंक के ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बड़ी लेग पुलिंग करते हैं और पॉलिटिक्स बहुत चलती है। ये आइडिया आपको मैंने दिया। इसके बाद अब आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आप इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर आप चाहे इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके नीचे मार्केटिंग के लोग हैं, टेक्निकल, सप्लाई चेन के मैनेजर, फाइनेंस के, कॉर्पोरेट के, एचआर मैनेजर जो कि हायरिंग फायरिंग करेंगे, या लोगों को जो है वो रखते हैं वहां पर काम पर कि वो कोई प्रॉब्लम ना आए लोगों से रिलेटेड। और कॉर्पोरेट जो है क्वालिटी इंश्योरेंस के होते हैं लोग,
इस तरह उसके नीचे और लोग, उसके नीचे और लोग, कौन सा डिपार्टमेंट किसके नीचे होगा, ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। और उसके लिए एक चेन ऑफ कमांड जिसे आप कहो, आप बना देते हैं कि कौन आपकी कमांड में है, कौन आपके नीचे है, कितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सारा हम डिसाइड कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना लिया है। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हर कंपनी का अपना अपना होता है, डेजिग्नेशन अपने अपने होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कहलाता, वो सीईओ कहलाता है, ठीक है। और उसके नीचे जो है लोग हैं, बाज़ औक़ात आपको मैनेजर नहीं मिलते बल्कि प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके नीचे वीपीज होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका काम क्या है, उसके मुताबिक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हो, हायरार्की सेट करते हो, आपकी चेन ऑफ कमांड क्लियर होती है। ठीक होगी बात, समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर नेस्ले का मैंने एक उठाया, मैंने कहा चलिए आपको जो मुझे अवेलेबल हुआ दिखा दिया। बाहर की कंपनीज का बहुत सा था, लेकिन अपने मुल्क के ज्यादा पता नहीं, लोग इतने ज्यादा काम ही नहीं इस चीज पे करते, कम ही मिलती है चीजें। तो आपको आपका नेशनल सेल्स मैनेजर है, जोनल सेल्स मैनेजर, रीजनल है, उसके नीचे एक रीजनल के नीचे कस्टमर एरिया मैनेजर, सिस्टम सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इवेंट मैनेजमेंट, उसके नीचे वो और कौन है, सारे लोग। इस तरह उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के दिया। ठीक हो गया। अब नेशनल सेल्स मैनेजर जो होगा उसके नीचे ये सारे लोग होंगे, वो उसको रिपोर्ट बैक करते होंगे और वो उनको गाइड करता होगा। ठीक हो गया। तो आप देखते हैं कि लेयरिंग सिस्टम किस तरह से आता है, और आप में से जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो इस चीज की बहुत जल्दी समझ आ गई होगी। जी आगे देखिए, ये भी एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, चेन ऑफ कमांड, हायरार्की, इसको कह लें जो मर्जी समझ लें। आपने लाइनें जोड़ी और कौन किससे कनेक्ट हुआ। और एक और लफ्ज हम सीखेंगे, नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है। अब जो नेटवर्क है ना, आपका दो तरह के नेटवर्क का हम आइडिया लेंगे। एक तो इसको भी नेटवर्क कह दिया हमने, ठीक है जी, कौन किससे जुड़ा हुआ है। और एक बाजुकात बहुत ही, आप उसे कह लें एक्सक्लूसिवली, हमारे नीचे जो लोग होते हैं या हम जिस तरह से लोगों से कनेक्ट होते हैं, वो हम आज वो भी देखेंगे। अगर आज टाइम हो गया तो हम देख लेंगे, वरना हम इसको कल पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जहां तक इस टॉपिक को हम खत्म कर पाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा सीईओ, इसके नीचे मैनेजर प्रोडक्शन है, मैनेजर मार्केटिंग है, मार्केटिंग वालों के नीचे कौन लोग हैं, और मैनेजर प्रोडक्शन के नीचे कौन लोग हैं। ये वही बात हो गई कि आप नीचे एक हायरार्की सेट कर ली है, और सीईओ इज योर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब यहाँ सिर्फ दो दिखाए हैं, इसके नीचे बहुत से लोग होंगे, और भी डिपार्टमेंट्स होंगे, दो थोड़े होंगे, बहुत से डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह सिस्टम जो है काम करते हैं। इसके बाद इसी चीज को लेकर अब हमने एक चीज सीखी है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में जाती है। राइट वाली आप देखिए पिक्चर, तो उसमें आपको नजर आया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है, और फिर आ रहा है अपवर्ड हो रही है। और आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे सिंपल, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, और अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर बैक टू गिव रिपोर्ट्स। ये बात आती है। और नीचे आपको नजर आ रही है, लफ्ज लिखा हुआ है वर्टिकल कम्युनिकेशन पैटर्न। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें आपके पास क्या है। आपको अगर कोई वर्टिकल पूछे तो आप कहेंगे ठीक है, वर्टिकल इज अप एंड डाउन कॉम्बिनेशन। वर्टिकल सीधा होता है ना, अप या डाउन। दूसरा आपके पास जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है वो भी आपको अप डाउन नजर आ रहा है, वर्टिकल। उसके नीचे वाला जो नजर आ रहा है लेफ्ट पे, आपको लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो आपको लिखा नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और इसी तरह राइट साइड पे भी हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होती है, एक रैंक के लोग, उनका शोभा फर्क है, उनका फील्ड फर्क है, लेकिन वो एक ही रैंक की। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, उसमें एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक फिलोसफी, एक हिस्ट्री, एक इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे हेड्स जो हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, लेकिन उनका रैंक तो एक ही है। ठीक है। तो जब एक रैंक के लोग आपस में बात करते हैं, चाहे वो अपर रैंक के हों, चाहे वो नीचे वाले रैंक के हों, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वो राइट और लेफ्ट चलती है। और इसको एक और भी नेटवर्क कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये एक सर्कल नेटवर्क है। यानी सर्कल है तभी बनता है ना, फॉर इंस्टेंस अगर हम बच्चे जैसे खेल रहे हों, वो एक रोप आप या रिंग को पकड़ लें, सारे इकट्ठे पकड़ के खड़े हो जाएं, तो एक इक्वल लेवल पे खड़े होंगे ना,
तो दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो हम इसको सर्कल या हॉरिजॉन्टल या एक और लफ्ज है लेटरल कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन समझनी है, याद करनी है, इसके साथ अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, तभी आपको आइडिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन हो रही है। वर्टिकल को अप एंड डाउन कहोगे, खाली डाउनवर्ड है तो ऊपर से नीचे जा रही है, अपवर्ड है तो नीचे से ऊपर जा रही है, मैनेजर से जो है जूनियर से सुपीरियर को जा रही है, और हॉरिजॉन्टल जो है राइट और लेफ्ट जाएगी, लेकिन एक ही लेफ्ट पर। इसके अंदर हमने एक और डायमेंशन ऐड करनी है जो आपने समझनी है ध्यान से, वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आपके पास पीछे 4 तो आपने पढ़ ली, ये डायगोनल क्या होती है? और आपको ये भी बताती चलूं, जो अभी आपने पीछे देखी है ना अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सारी फॉर्मल है। कोई बंदा उठाकर किसी से बात नहीं कर रहा, आपको टास्क दिए गए हैं, आपको डेडलाइन दी गई है। हाँ वो ठीक है, आप दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप स्टार्च लगा लें अपने गले पर भी और फेस पर भी कि नहीं भी मैं तो इससे ज्यादा हिल नहीं सकता। You can talk in that way, depends what type of culture you have in the organization. आप कैसा कल्चर बना के चलते हो, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही बॉसी अगर कल्चर हो ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उसका नुकसान पता क्या होता है? उसका नुकसान है कि लोग आपके पास नहीं भटकते, फिर वो आपकी बात ही नहीं सुनते। और जहां पर आपके पास जो है थोड़ी सी आपके पास आ जाए रिलैक्सेशन, तो यू कैन टॉक विद पीपल। अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप है, और इसमें पता क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वायलेशन में आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मल, गप नहीं लगानी, गप नहीं लगानी। अब मैं बता दूं ये कैसे हुआ। ये मिसाल के तौर पर कि आप हैं फाइनेंस मैनेजर और अकाउंट्स मैनेजर इस वक्त वेकेशंस पे हैं, छुट्टी पे हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे लॉकडाउन में कहाँ वेकेशंस पे, अब लोग जाना शुरू हो गए। अच्छा जी, वो वेकेशंस पे हैं या वो छुट्टी लेकर किसी वजह से गए नहीं हैं, वो मौजूद नहीं। आपको तमाम चाहिए रिकॉर्ड्स, तो ऑब्वियस ये है कि आप अपने पर्सनल काम के लिए तो नहीं मंगवा रहे ना ही यू आर जस्ट पोकिंग योर नोज इनटू समबडीज अफेयर्स, और ना ही यू आर डूइंग इट कि मैं जी उसके सीक्रेट कुछ है वो जाके देख लूं। आप उसके किसी जूनियर से कहते हैं कि वो रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ जाइए, एंड द पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग इट दैट। इसी तरह एक मैनेजर है, उसने कुछ सॉफ्टवेयर फिक्स कराना है, आईटी मैनेजर मौजूद नहीं है कि उससे इजाजत पहले ली जाए, आप उसको कॉल करते हैं, या अंडरस्टूड होगा कि उस जूनियर जो है वो हर एक की जाके टेक्निकल हार्डवेयर देखता है, सॉफ्टवेयर देखता है, वो जाके काम कर देता है। तो यू कॉल इट डायगोनल कम्युनिकेशन, जो क्या करती है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड समझ लो हॉरिजॉन्टल, सारों का मिक्सचर बन जाती है और होती फॉर्मल है। आपने लोगों को अपनी पर्सनल मकसद के लिए नहीं बुलाया, यू आर डूइंग इट फॉर द ऑफिस पर्पस, आप ये काम कर रहे होते हो, इसको मिक्सचर कहते हैं। और इसका बेहतरीन मिसाल आपको दे देती हूँ, डायगोनल कम्युनिकेशन जब हम टीम वर्क करते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ जहां पर भी, तो आई ऑल्सो डू सम इवेंट को भी देखती हूँ। तो अगर मैं इवेंट जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, वो हमारी एक टीम बन गई है। वो अंडरस्टूड होता है कि मैं उसको बुलाऊं तो वो आते हैं और काम करते हैं। तो इस बाजुकत होता है, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो लाइन मैनेजर है आप उसको बता दें, इन्फॉर्म कर दें, और आप आके मेरी बात सुनेंगे। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि मेरी सेटअप ही ऐसा बन गया, अथॉरिटीज ने बना दी है। तो यहाँ पर आपको डायगोनल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, रिसर्च वर्क करते हो अगर, या कोई इनोवेशन हो रही होती है, वहां पर आपकी डायगोनल कम्युनिकेशन चलेगी, ठीक है। आप डिफरेंट स्किल्स के लोग, डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग आपने बुलाने होते हैं। तो ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद एक और इसमें चीज जो आपको मैं समझाना चाहूंगी, वो है, मैं चाहूंगी, मैं समझ लूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस हो रही हूँ कि कहीं आपको इसमें से सवाल ना आ जाए, क्योंकि अभी मैं जब बंद करूंगी ये स्लाइड्स और मैं जब बुक पे जाऊंगी, तो यानी नोट्स पे जाऊंगी, तो मैं आपको आइडिया देती हूँ कि मैं क्या बताती हूँ आपको किताबों के बारे में, ठीक है, नोट्स के बारे में आपने कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एक तो मैंने आपको सिखा दिए राइट साइड पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, ये सारे सिखा दिए ना। अब ये लेफ्ट वाली चीज क्या है? ये क्या है भाई, इसका मैंने कभी नहीं सुना।
इसको समझने से पहले ना तुम नीचे देखो मैंने क्या किया। मैंने सोलर सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो सोलर सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताओ कि तुमने जब से ड्रॉ किया तुमने कहा जी सन बीच में है, एंड यू से सन इज स्टेशनरी, और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो जा रहे हैं, ये जी हमारी जमीन है तीसरे नंबर पे आती है, ठीक हो गया ना। फिर मार्स है, फिर हम चेक करते हैं मार्स में लोग रहते तो नहीं है, हम चेक करते हैं बार बार जाके, ताकि हम कोई अच्छी जगह बना सके रहने के लिए समहाउ। तो अब क्या हुआ है, ये लाइनें तुम हमेशा ड्रॉ करती हो, तुमने किसने कहा है? क्या अल्लाह ताला ने पहले लाइनें ड्रॉ की हैं और कहा जमीन को बनाकर उसके ऊपर रोटेट कर दिया कि जाओ दौड़ो उसके ऊपर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो एलिप्टिकल पैथ है जिसके ऊपर वो चलते हैं, और वो पैथ इमेजिनरी पाथ है। जैसे कि अगर तुम एक पंखा चलता हुआ ड्रॉ करते हो तो तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो ना बाहर, हालांकि वो लाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो पंखा घूमे तो नजर आती है। पंखा इतनी तेजी से घूमता है कि हमें वो लाइन नजर आती है। तो आप इमेजिनरी लाइंस होती हैं, आपको इसी तरह बिल्कुल इसी ले लो एग्जाम्पल को, तो आप लेफ्ट साइड पे देखो, आप देखते हैं कि आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी, ए को कहा बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। ये हमारा सिस्टम है, जैसे कि हायरार्की सेट कर दी, और एक डिपार्टमेंट का सिस्टम आपको बता रही हूँ सिर्फ, कि आप इसको बताएंगे, इसको बताएंगे, इसको बताएंगे, और हमने कहा जी कड़ी से कड़ी जोड़ी, एंड यू कॉल इट चेन या लाइन नेटवर्क, इसका नाम दे दिया। हम ऐसे भी, हमें पेपर में सवाल आ सकता है ये चेन नेटवर्क क्या होता है, चलो हम पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा, तो वाई नेटवर्क क्या होता है? जरा सी डिविएशन है कि चेन तो कनेक्टेड होती है, वाई में एक बंदे से दो एकदम से सबऑर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन चली जाती है, कोई वजह होगी, उनके डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे कि उन्होंने दो में डिवाइड कर दी ताकि वो आगे से लोगों को बताते जाए, ठीक हो गया। तो ये इसको वाई नेटवर्क कह दिया। ये लाइनें हैं तो कोई नहीं, हमने खुद ही ड्रॉ की है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने बचपन में खेला होगा ज्वाइन द डॉट्स गेम खेली होगी। आप जब ज्वाइन करते थे डॉट तो एक शक्ल बन जाती थी, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही एक शक्ल बन गई, तो आपने कहा जी वाई नेटवर्क है इसको। अच्छा, अब ये जो व्हील नेटवर्क है ना, ये अगर मैं चाहूँ तो इसको और चार लाइनें ड्रॉ कर दूं इसके बीच में से भी, तो आपको कंप्लीट व्हील की शक्ल नजर आएगी कि व्हील के सेंटर में एक पिवट है, एक सेंटर है, और जैसे कि आप लोगों ने बचपन में बेबलेट खेला होगा बिल्कुल वैसे ही एक दरमियान में है, और किनारे किनारे पे लोग हैं। अब इस नेटवर्क में क्या होगा, एक बॉस है जो बहुत ही बॉसी है, वो ए से खबर, ए बॉस है, बी को खबर देता है, बी से ही लेता है, सी से वो कम्युनिकेट नहीं करना उसने होता बी ने, बल्कि उसने जो भी बात करनी है खुद करनी सी से। ये इसलिए ऐसा होता होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ही ऐसा होगा, काम की नेचर ही ऐसी होगी, तो उसे हम शक्ल बनाकर कह दिया इट्स जस्ट लाइक व्हील, ये व्हील की तरह काम करता है, ठीक है। जिस तरह हम एनालॉजी ड्रॉ करते हैं, आप में से किसी बच्चे को, किसी को पता होगा एनालॉजी क्या होती है, इट्स जस्ट लाइक दैट, हमने एनालॉजी ड्रॉ की एंड वी आर सेइंग इट्स वर्किंग लाइक अ व्हील। उसके बाद आपके पास आ जाता है सर्कल नेटवर्क, जो मैंने अभी आपको बताया, एक रिंग पकड़ के सारे हम खड़े हैं, हम इक्वल लेवल पे, हम सारे के सारे, दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, पीपल ऑफ इक्वल रैंक आर कनेक्टेड, नोबडी इज बॉस, नोबडी इज जूनियर, दे आर वर्किंग टुगेदर। अगर मैंने कंसल्टेंसी फर्म खोली, हम सारे के सारे जो हैं कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम इक्वल रैंक हैं, हम एक लॉयर्स हैं सारे, हमने एक जगह पे ऑफिस खोला, हम सारे लॉयर्स हैं, हम इक्वल रैंक हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह इंजीनियर्स हैं, या हम कोई कंस्ट्रक्शन करके देते हैं तो उसके लिए हम डिजाइनिंग करके देते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, तो ये सारे इक्वल रैंक के लोग हैं। और इसके बीच में ऑल चैनल, जिसे ओपन चैनल भी कहते हैं, और इससे ज्यादा इसको स्टार पैटर्न कहते हैं, हर बंदा हर बंदे से बात कर सकता है, दे आर ओपन टू कम्युनिकेट, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ पर वही बात आ गई, जब आपने कोई इनोवेशन करनी है, कोई रिसर्च करनी है, आप लोगों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकते, हर बंदा हर बंदे से बात कर रहा होता है। आपको बात मेरी समझ आ गई ना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, वो है, मैं स्लाइड से सारा आपको दिखा देना चाहती थी, एक टर्म और पढ़ोगे, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वो मैंने अभी आपको सिखा दिया, सिर्फ आपको वर्ड सिखाना था। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन कहाँ होती है जी, वही जी हमने सीख लिया है, वर्टिकल होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेटरल या हॉरिजॉन्टल होती है सेम रैंक के लोग, ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो, और फिर हमने इसके अलावा डायगोनल भी सीख ली है, ठीक है, और वो हमें क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सिखाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई।
इसके बाद कम्युनिकेशन फ्लो का लफ्ज आएगा, वो भी हमने सीख लिया है। कम्युनिकेशन की कैसे फ्लो होगी, आपको डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल हमने सीख लिया है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है। सिर्फ मैं आपको लफ्ज सिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि लफ्ज ये इसका क्या मतलब है। और आपको मैं एक जरूरी बात बता दूं, वो ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो स्टूडेंट जिनका ऐसा बैकग्राउंड होता है, जैसे एफएससी वाले जो स्पेशली बच्चे होते हैं, उनका तो ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग तैयारी करते हैं कि दे कैन they want to go for engineering, या आप कर रहे होते हो उसके लिए मेडिकल के लिए कर रहे होते हो, या किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हो। कभी कभार होता है और कभी कभार हम नहीं भी अचीव कर सकते क्योंकि हमारी डेस्टिनी ही डिफरेंट है ना। हमें अल्लाह ने किसी और चीज के लिए चुना होता है, इसलिए हमारा काम नहीं होता वो वाला। हमें अल्लाह ने किसी और अच्छे कामों के लिए चुना होता है। तो क्या हुआ कि वहां पे बच्चों को याद करने की आदत होती है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस तरह से नहीं करना, क्रैमिंग इस तरह से नहीं करनी। हाँ, हमें पहचान जरूर होनी चाहिए। एमसीक्यू आए तो हमें पता हो कि इसके आगे क्या लिखा होगा, और जहां जहां चीजों की डेफिनेशन आपको जरूरी है कि जी आप पढ़ लें, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, बताती भी हूँ कि आपने लफ्ज आए तो आप उसको समझ सकें, और जब आप एमसीक्यूज करोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने कम्युनिकेशन फ्लो होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल हमने सीख लिया, वर्टिकल हमने ये भी सीख लिया। इसके बाद फिर हमने ये पिक्चर पहले भी देखी हुई है। इसमें क्या हो रहा है, अब हम जो कुछ पीछे देख के आए ना, वो सारा फॉर्मल था, सारा फॉर्मल था। अपवर्ड, डाउनवर्ड वो तो हमने लाइनों में देखा, अब हम पिक्चर्स में देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल हो रहा है ऑफिस के अंदर। हॉरिजॉन्टल भी देख रहे हैं हम अपवर्ड, डाउनवर्ड भी देख रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारा कुछ हो रही है कम्युनिकेशन। हो सकता है कहीं पे ये डायगोनल भी हो रही हो, यू नेवर नो। ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल भी हो सकती है लेफ्ट साइड पे। फिर हमने ये भी देखा कि जी कम्युनिकेशन तो एक बॉस जो है नहीं भी मौजूद, या टीम एक नहीं मौजूद है, दूसरी जगह है, तो तब भी हम बात कर रहे होते हैं। तो ये सारा सेटअप जो देख रहे हो, ये सारे का सारा फॉर्मल है, ठीक है ना। आप फॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हो, फॉर्मली। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन अ वे कि इस वक्त सिनेरियो ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है। इस सारी चीजों में एक चीज और है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, वो जरा ये हालात देखिए लोगों के। ये लेफ्ट साइड पे देखिए क्या हो रहा है, तीनों मिल जुड़ के बातें कर रहे हैं, एक बता रहा है और खातून जो है बीच में खामखा आकर अपना काम करते करते आई है और वो सुन रही है कि भाई क्या है। उसके बाद आप राइट साइड पे देखते हो तो आप देखिए 5 लोग खड़े हैं। तो होता क्या है कि 5 लोग, ज्यादातर लोग इकट्ठे पता कहाँ होते हैं, डिस्पेंसर पर पानी लेने। अगर कोई आपकी चाय की या कॉफी मशीन पड़ी है, या वेंडिंग मशीन होती है कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, कि आप कॉइन या जो भी डाल के आप लेते हो, उसके जो होते हैं चीजें लेते हो, तो वेंडिंग मशीन पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे उनको मौका मिल जाता है बात करने का। कैफेटेरिया में भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो वहां बातें कर रहे हैं। उसके बाद इधर देखिए, अब एक जमाना था ना कि लोग कहते थे खवातीन बहुत गॉसिप में रहती हैं, ठीक है, और वो बहुत गप्पे लगाती हैं। देखो क्या हालात है, हर बंदा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़के लड़कियां सब लगे में बातें कर रहे हैं। ये ऑफिस के अंदर हो रहा है, ठीक है जी। और टॉप पर आपको नजर आ रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसका दूसरा नाम है ग्रेप वाइन, यानी ग्रेप वाइन, जैसे कि ग्रेप वाइन होती है, जैसे कि अंगूर की बेल होती है। ये क्या आ गया भाई, हम कम्युनिकेशन में ये क्यों पढ़ रहे हैं। और नीचे मैंने लिखा है इट मे कंटेन रूमर्स और गॉसिप, इसके अंदर अफवाहें और गपबाजी हो सकती है। अब होता क्या है, ग्रेप वाइन, आपको मैं इसका टेक्निकल मतलब समझा दूं कि इसे क्यों कहते हैं, इसका ओरिजिन से आइडिया लेके देती हूँ। ग्रेप वाइन को ग्रेप वाइन इसलिए कहते हैं कि जैसे जो भी कोई बेल होती है ना, वो कैसे चढ़ती है, सपोर्ट पर। अगर उसको दीवार की सपोर्ट मिले तो वो दीवार पे चढ़ जाती है, अगर उसे ट्री की सपोर्ट मिले वो ट्री पे चढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। आपको गप लगाने की आदत है और मुझे गप सुनने की आदत है, तो हमारी दोस्ती हो गई जबरदस्त। और फिर हम इस दोस्ती के आगे से आगे इकट्ठे कर लेंगे, अपना एक कम्युनिटी बना लेंगे। लेकिन मजे की बात है कि ये होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, आप लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोग फ्रेंड्स भी तो होते हैं। आपको क्या पता, ऑफिस से बाहर जब निकलेंगे, ऑफिस में नहीं भी बात करते, तो वो बाद में फ्रेंड्स हैं, वो शाम को कहीं इकट्ठे किसी स्पोर्ट्स क्लब में हैं,
जिम जाते हैं, या वो रिलेटिव्स हैं, किसी पार्टी में मिल जाते हैं, यू कांट स्टॉप देम। किसी को ड्राइव करके घर ड्रॉप करता है एक बंदा दूसरे को, यू कांट स्टॉप इट। इकट्ठे ऑफिस की बस से जाते हैं, तो आप नहीं रोक सकते। ठीक हो गया? तो गॉसिप चलेगा थोड़ा बहुत, र्यूमर्स फैल सकती है। इसके बाद मैं इसको समझाती हूँ आपको। और इसके बाद होगा क्या, अब जैसे ये नीचे ये जो मैंने तस्वीरें और लगाई है आपके फन के लिए सिर्फ, कि हद हो गई भाई, कि कान लगा के सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है। समटाइम्स इट हैपेंस। इसी तरह जब लोग एक दूसरे के खिलाफ या पॉइंट करके बातें करते हैं, समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी ऑकवर्ड, और बहुत ही आप समझे अनएथिकल, ये आपका इमोरल हरकतें होती हैं। अब हम इस सारी बात को क्यों पढ़ रहे हैं? आपको पेपर में सवाल आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रोक सकते हो? नहीं, नहीं रोक सकते। ग्रेप वाइन को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। हाँ, इसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे? ताकि सब लोगों को इन्फॉर्म्ड रखो, जो भी मेन खबर है सबको बता के रखो। थोड़े थोड़े वक्फे में लोगों को इकट्ठा करो, ब्रीफिंग दो, ताकि लोगों को सबको पता हो। बॉस अगर एक क्रेडिबल सोर्स से खबर आ रही है, व्हाई शुड आई आस्क एनी जूनियर अबाउट दैट? मैं क्यों बताऊं? फिर आपने इसमें ये भी देखना है, क्योंकि मैं अब आपको ऑब्वियसली नोट से पूरा नहीं पढ़ा सकूंगी, कल हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह खत्म होगा, तो आपको फिर नोट्स शेयर हो जाएंगे, फिर वहां से आप पढ़ सकोगे। और अभी आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं, आपके पास जो कुछ मौजूद है आप उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं भी बुक्स का बताती हूँ। ये लास्ट स्लाइड है फॉर टुडे, मैं मुझे पूरी बात कर लेने दें। ग्रेप वाइन पैटर्न कई तरह के होते हैं। अब आपको नजर आ रहा है ऐसे हमारी बर्थडे हो रही है और बलून आ गए, ऐसे लग रहा है ना आपको? ये नीचे जो कुछ लग लिखा है लिखा रहने दो, सिर्फ तुम इसकी तस्वीरों को चेक करो। कभी देखते हो कि एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये फॉर्मल नहीं हो रही, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सबको खबर चली जाती है। एक ऑफिस से हेड ऑफिस तक खबर चली गई। हेड ऑफिस से मेरा एक दोस्त है और उसने मुझे हेड ऑफिस से, मुझे सुबह यार सुबह टेक्स्ट आया है हेड ऑफिस से, अब ये होने लगा है। उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, और चेन चल पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? बाजू का ऐसा होता है कि एक बंदा ही, उसी की आदत होती है, वो सारों को खबर करता रहता है, और बाकी परेशान नहीं होते इस बारे में, क्योंकि उनकी टेंशन ही नहीं है। उसकी आदत है कि उसकी बात रहनी नहीं है अंदर, उसे सबको बता देनी है। तो एक ही बंदा एक सारों को बता देगा। एक आपको ये बलून नजर आ रही है, और एक ऐसा होता है कि एक बंदा रेंडमली दो तीन को बताता है, फिर वो दो तीन को बताता है, और बात कहां से कहां चली जाती है। और कभी कभार क्लस्टर की शक्ल में, एक क्लस्टर को पता चला, फिर दूसरे क्लस्टर को पता चला, तो ये बात इस तरह चलती जाती है। लेकिन आपको सवाल आएगा कि क्या इसका कोई स्ट्रक्चर होता है? आपने कहना नहीं। अक्सर ये भी सवाल आता है, रफली मेंटेन स्ट्रक्चर। आपने कहना नहीं, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होना, आपने डटे रहना है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि होता क्या है, इसके लिए परेशानियां बहुत है। फिल्टरिंग हुई होती है, आप अपनी गप्पाजी लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ से बातें जोड़ रहे होते हैं, गलत बनाते रहते हैं, आगे से आगे पास करते रहते हैं खबरें, आपको पता कुछ नहीं होता बाजुकात, और फिल्टरिंग करते रहते हो, ठीक है, फ्लैटरी करते हो, बहुत सारे काम करते हो। तो ग्रेप वाइन पे अभी हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। बिफोर आई मूव टू माय नोट्स, जो कि मैं पूरी जाहिर नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं आपको आराम आराम से हम चलते हैं लेकिन समझ के। अब मैं आपको बुक्स का बता दूं, सब लोग गौर से समझ लें। आपको मैंने एक पीडीएफ जो शेयर की बुक, मुझे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो उस स्टूडेंट ने मुझे एक बुक एग्जैक्टली द सेम कंटेंट जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है, और उन्होंने जो बाय की है वो लाहौर आईसीएम में जो है उसकी साथ वाली बिल्डिंग में एक बुक स्टॉल है, बुक शॉप है, वहां से ली है। और वही बुक के साथ उनको एक एमसीक्यूज का भी एक बुक मिली है। आई वुड से इफ यू कैन अवेल दैट, मैं आपको ऐसा कर सकती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर वो किताब की पिक्चर, और अगर आप कहें तो मैं बहुत परेशान हो के इतने मैसेजेस ना करना शुरू कर देना, सारे पे बॉदर करते हैं, हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। मैं आपको व्हाट्सएप वो बुक का टाइटल कर दूंगी, लेकिन ये बुक एग्जैक्टली अंदर वही है जो मैंने आपको पीडीएफ की। हाँ, जो चीज डिफरेंट है वो हो सकती है कि आपको मैंने एमसीक्यूज, उसके साथ एमसीक्यूज की एक बुक भी है। आपने परचेज करनी हो तो आई विल ट्राई टू फाइंड कि मैं उसका नंबर लेकर आपको नंबर साथ भेज देती हूँ बुक स्टॉल का, वहां पे आप कॉल करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। और आप जिस भी शहर में हो वो आपको बता सकते हैं कि उनके अगर कोई और आउटलेट है वहां से बुक मिल जाए, या जैसे भी आप ले सकेंगे
आई विल मेक इट श्योर कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। ये बात समझ में आ गई? 1, यानी वो ये बुक वही है जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है। उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो अवेलेबल है। एक बच्ची ने खरीदी और उसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, उसके अंदर वाले पेजेस की भी तस्वीरें भेजी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और एमसीक्यूज भी। अब मैं आपके साथ आज क्या भेजूंगी आपको। बहुत सारे लोग जो सीनियर हैं आपसे, उनका कहना ये भी है, अगेन आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ र्यूमर कह सकते हो, या इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक कह सकते हो अगर अच्छे लफ्ज कहें। तो हमें ये बताया जाता है कि कभी कभार मिक्सअप हो जाते हैं सवाल, और जो सीए के सवाल होते हैं वो भी आपको दे दिए जाते हैं, या सीए की बुक्स में जो लिखा है उस तरह के सवाल भी दिए जाते हैं। अब राइट नाउ मैं सीए भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं पहले ही, जब आपको पिछले वीक में मैंने पढ़ाया है, मैं जब आपको कट पेस्ट करके नोट्स बनाती हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनमें से एक बुक सीए की भी है, और जहां मैं देखती हूँ कि आपके लिए चीज बहुत जरूरी है पढ़नी, वो मैं कॉपी करके पेस्ट करती हूँ और आपके लिए इजी बना देती हूँ। उसमें जो चीजें मुश्किल है निकाल देती हूँ, या उसको आसान लफ्जों में करके आपके लिए प्रिपेयर कर देती हूँ, जो आपको सेट 1 नोट्स मिले हैं। अगर आपको भी उसका बुक का अंदाजा है तो आपको वो पता चल गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं उस बुक की पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे वो उनकी वेबसाइट से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोडेड शेयर कर लेती हूँ, जो लेटेस्ट कॉपी है। जो उसकी, मैं सीए की बात कर रही हूँ, उसकी जो पुरानी कॉपी थी ना, उसके अंदर बुक अलग है और क्वेश्चन बैंक अलग है। उसको लेने की बजाय अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें वही क्वेश्चन बैंक यानी सारे एमसीक्यूज, और बुक के अंदर भी थोड़े से एमसीक्यूज थे, उनको मर्ज कर दिया गया। अब आप इस बुक को पढ़ने की आपको दिल चाहे आप पढ़ें, जो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन मैं आपको उसमें से खुद ही कट पेस्ट करके दे रही हूँ। यू डोंट वरी अबाउट इट। अब आपका काम क्या होगा कि हर चैप्टर, जो उसके 9 चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के एंड में आपको मल्टीपल जो है क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप वो एमसीक्यूज करने लगोगे ना, तो अभी आपको वो समझ सारे नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे है। मसलन मैंने जो पहले आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए, उसमें आपको उसके क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिले जो टॉपिक्स अभी आपने नहीं किए, लेकिन आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब आपके पास एमसीक्यूज, एक आपको मैं सीए की बुक भेजूंगी, उसमें से मिलेंगे। एक मेरे पास अपना, एक जो स्टूडेंट मुझे फीडबैक के तौर पर भेजा करते हैं, एक मेरे पास 1000 क्वेश्चंस का एक सेट है, मैं वो भी आपको शेयर करूंगी आज। वो भी आराम से शाम तक करूंगी, मैं बहुत बिजी पर्सन होती हूँ, आपको अंदाजा नहीं है इस चीज का। तो आप मुझे, अक्सर बच्चे फौरन डिमांड करते हैं कि फौरन ही कर ली, मैं आपको शाम तक ये चीजें भेजूंगी। तो आपको एक किताब सीए की जिसमें एमसीक्यूज है, एक मेरे पास सेट है 1000 क्वेश्चंस का, वो सेट आप 7 आंसर्स पढ़िए, वो 2 हो गए एमसीक्यूज। तीसरे आपके पास जो मैंने पीडीएफ कैप्लन की भेजी थी, उसके भी हर चैप्टर के एंड में थोड़े से एमसीक्यूज और उसके एंड में जवाब दिए, वो भी आपके पास एमसीक्यूज आ गए। और चौथा, अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको जो मैंने कहा है कि एक बच्ची ने किताब खरीदी, उसके साथ उसको एमसीक्यूज की बुक मिली है। अब आपको ये बातें क्लियर हो गई ना? जो चीजें मैंने भेजी है, प्लीज एक और बात है, फॉर गॉड से आप एक काम किया करो, आप जैसे ही ग्रुप में चीज आती है, उसको उठाकर एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर सेव करते जाओ। प्लीज ऐसा करो। बार बार आप मुझे, आप जो कहते हैं ना राउंड द क्लॉक, आप ना कुछ चीजें मांगते रहते हैं। आप क्या करते हो, आपका ग्रुप में आ जाती है, इंडिविजुअल एक बच्चा आता है और कहता है मिस मैं तो ग्रुप में नहीं हूँ, आप मुझे जरा प्लीज नोट्स भेज दें, आप मुझे ये भेज दें। बच्चों, सारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ फॉर गॉड सेक, ठीक है? और सारे ही ग्रुप में हम गॉसिप के लिए नहीं इकट्ठे हुए, हम पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। और अगर आपको, मैंने पहले पहले मैं आई अप्रिशिएट कि जो बच्चे पहले बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, दे आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ। अगर वो कोई छोटी बोती बात पूछ लेते कि मैं साइन इन कैसे हूँ, ठीक है, आप इतनी सी बात पूछ ले, और आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन और फिर मैं ये जरूर कहूंगी, जो आपका ग्रुप एडमिन है, तुम ऐसा कर सकते हो कि जब थोड़ी देर हो जाए और जो मैसेजेस होते हैं वो तुम डिलीट कर दिया करो, ठीक है? ताकि जो लोग डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो आपके बुक होती है या आपको कोई पीडीएफ दी हुई है, उसको रहने दिया करो, ताकि वो लोगों को अपनी सर्च में इजी हो जाए।
आप मेरी बात समझ गए सब लोग? दिस इज ऑल अबाउट बुक्स, आई थिंक इट्स मोर देन दैट यू रिक्वायर। आप उतना पढ़ लोगे तो बड़ी बात है आपकी, ठीक है? तो उसके ये अलावा जो है आपको जितने भी आप हैं इसको करते जाना, और जितनी भी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी जरूर करूंगी साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो एक अनसीन चीज होती है, यू नेवर नो कहाँ से आ जाए। लेकिन जो है ना सीए की बुक है उसमें बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है? आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अंदाजा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ से नोट्स की तरफ, और नोट्स में आपको एक दफा सर्वे करा देती हूँ, कल वहां से वो खत्म होगा और कल आपको ये मिल जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ, और फिर मैं जब थोड़ा सा टाइम रह जाएगा तो मैं आपके देख लूंगी, आपके क्वेश्चंस देखूंगी, ठीक है? फिर मैं आपसे जो आप पूछना चाहेंगी मैं आपसे पूछ लूंगी, बता दूंगी आपको। अच्छा जी, आपके पास है जी नोट्स हैं जो आपके सेट 2 आपका तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट तैयार है, ये मिल जाएगा कल आपको। आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिलेबस आउटलाइन में लिखा है। हम उसको जस्टिफाई पहले करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, पहले ये तो देख लें ये क्या होता है। तो आपको डिफाइन किया ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एज द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस अमंग इंटर रिलेटेड इंडिविजुअल्स। सारी बात है, आप इंटर रिलेटेड लोग होंगे ना, आप ये तो नहीं कि किसी से भी बात कर लेंगे। विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट और सेटिंग टू अचीव क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंड कॉमन गोल्स। अब यहाँ पर एक लफ्ज लग गया है कॉमन, इंडिविजुअल, इसका गलत मतलब नहीं लेना। इंडिविजुअल का मतलब नहीं कि मैं अपने लिए बस काम कर रहा हूँ। इंडिविजुअल का मतलब है कि तुम्हें एक इंडिविजुअली जिस चीज के लिए तुम आंसरेबल हो, ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव डन। आपकी जो है आप यू आर आंसरेबल टू समबडी। तो आप इंडिविजुअली तो टास्क है ना आपके, और आप स्ट्राइव कर रहे हैं किसके लिए, कॉमन गोल्स के लिए। तो इंडिविजुअल का मतलब वैसे अगर कहा जाए कि जी इंडिविजुअल गोल्स के लिए लोग अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये वो चीज नहीं है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हाईली कॉन्टेक्चुअल। हाईली कॉन्टेक्चुअल, अब मैं कहते हुए डर नहीं रही कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने हाईलाइट किया है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, एनवायरमेंट के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक और नीड के मुताबिक आपने करनी है। एंड कल्चरली डिपेंडेंट, और आपकी कल्चर, ये कल्चर ये नहीं होता कि आपके मुल्क का कल्चर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, आप यहाँ पर कैसे करते हैं काम। आप बिलीव करो, आप लोग खुद भी देखा होगा कि अगर आप कहीं सैर के लिए जाते हो, ठीक है, हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, और हम यहाँ पे जैसे पंजाब से गए, सिंध से गए, आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हो, जाके देखते हो कि उनका भी एक सिस्टम है, सेटअप डिफरेंट होता है। स्कूल्स अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट लगते हैं, आपको उनकी जो शॉप्स हैं, उनके जो होटल्स हैं, दे लुक डिफरेंट। तो ये सारा कुछ जो है आपका, ये भी है इलाके की वजह से भी होता है, लेकिन जो आप कल्चर बना लो वो कल्चर बन जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हाईली कॉन्टेक्चुअल होता है सारा। इसके बाद है कम्युनिकेशन एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इसको आप पढ़ोगे। ये कुछ चीजें हैं जो तुम खुद पढ़ोगे, और मैं सिर्फ अभी गाइड कर रही हूँ कि ऑल मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सारे काम जो हैं वो कम्युनिकेशन के बगैर तुम नहीं कर सकते। कैसे करोगे, है ना? लोगों को जब तक बताओगे नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, एक्टिविटीज ग्रुपिंग नहीं करोगे, हाउ वुड दे डू, प्लानिंग नहीं करोगे। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू कैरी आउट देयर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। इस पूरे के अंदर तुम यही पढ़ोगे, सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, ओरल, रिटर्न, हर तरह की कम्युनिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी बातें सिर्फ आपके पढ़ने वाली एक दफा, ताकि कोई सवाल अगर आ जाए, अगर आप जब पढ़ रहे होंगे, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप इसको आराम से देख सकते हो। तो आप इसको नोट कर लेना कि क्या क्या चीजें इसलिए, लेकिन इसमें सारा बताया गया है कि मैनेजर्स क्या क्या करेंगे। इसके बाद आपको और नीचे जो हम पढ़ रहे हैं, अगला पैराग्राफ है, इसमें है सिमिलरली कम्युनिकेशन कनेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर के लोगों से जोड़ती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप बाहर के लोगों से क्यों जुड़ेंगे, जरूरी है। क्या आप कस्टमर बाहर से नहीं है, क्लाइंट बाहर से नहीं है, है।
मार्केटिंग का कैसे करोगे? दुनिया को दिखाओगे ना। एडवर्टाइज कैसे करोगे? दुनिया को दिखाओगे। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम बैंक से लोन लेते हो। अगर तुम्हें लीगल कोई एडवाइस चाहिए तो तुमने जाके लॉयर से मिलना है। तो तुम्हारे लोगों से ताल्लुकात तो होंगे ना। इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड उसके साथ तुम कनेक्टिविटी रखते हो एंड यू हैव गुड कम्युनिकेशन। अब देखो ना, कोई मसला आ जाता है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, है ना, और उसके अंदर बताते हैं कि जी हमारी कंपनी के बारे में ऐसे ही लोगों ने र्यूमर्स फैलाई हैं और इस तरह करके बातें करते हैं। तो वो क्या है, आप लोगों से कनेक्ट होते हो। और फिर मैंने आपको ये भी बात कही थी कि हम कभी कभार अपना काम जो है आउटसोर्स करते हैं, यानी हम अपने काम का कुछ हिस्सा और लोगों से कराते हैं। और इसलिए जैसे मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दी हो कि अगर आप एक शर्ट्स बनाते हैं तो उसकी डाइंग कहीं से कराते हो, तो वो चीज काम जो है वो आउटसोर्स करते हैं। तो ये कि आपने इसमें ये देखा, और इंफॉर्मेशन हर सूरत में जाएगी। और सेकंड इसकी जो लाइन है, अगर आपको मेरा कर्सर यहाँ पे मूव करता नजर आ रहा है, तो इस पे लिखा है इंफॉर्मेशन इज वेरी वाइटल फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आज की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी उसकी क्या होता है, बेहतरी के लिए, या पैसे से रिलेटेड है, खुशहाली है, गुड वर्ड इज खुशहाली के लिए और सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए आप उसको कम्युनिकेशन जो है वो करनी है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दी है कि a large share of managerial time is devoted to the activity of communication। अब आपको मैंने पहले भी शायद बताया था ना कि 70% ऑफ द टाइम जो है हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो एक हेनरी मिंट्सबर्ग है और उन्होंने एक कहा, मैनेजमेंट की थेरीज है उनकी, उन्होंने कहा कि हमारे 3 टाइप के रोल होते हैं मैनेजर के। नीचे जो आपको मिंट्सबर्ग के नीचे लिखा नजर आ रहा है, आपका इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है एंड डिसीजनल रोल। यानी इंटरपर्सनल लोगों से कनेक्ट करना, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना और डिसीजन लेना, ये आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजर का। इसलिए अब हम सारी बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी होती है। अच्छा, उसके बाद ये बात आप पढ़ोगे, मैं आपके पास नोट्स कल आ जाएंगे, आप पढ़ेंगे व्हाई कम्युनिकेशन हैज गेन इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न सिनेरियो, कि मॉडर्न सिनेरियो में कम्युनिकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होगी, लोग क्यों इतनी ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि जी अच्छी कम्युनिकेशन सीखो। एंड दे आर आल्सो ऑफरिंग सम ट्रेनिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं या इन हाउस ट्रेनिंग हो रही होती है जिसमें कि लोगों को गाइड किया जाता है बेहतर कम्युनिकेशन के लिए, लिखना और उनको बोलना सिखाया जाता है। उसकी वजूहात कुछ हैं जिसमें से कुछ लिखी है मैंने, जैसे ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, आज का जो है बाउंड्रीज आपने इरेज कर दी। ग्लोबल एनवायरनमेंट है, कहीं भी तुम जा सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं आती ना, बिलीव मी, इट्स अ डिजास्टर। आप यकीन करें कि वाकई डिजास्टर है। ऐसी ऐसी स्टोरीज मेरे पास हैं क्योंकि मैं ट्रेनिंग कराती हूँ, लोग हमें ऐसी ऐसी स्टोरीज बताते हैं कि ऐसी जगह पे तुम चले जाओ जिनको खुद अंग्रेजी नहीं आती, उन्होंने सीखी हमारी तरह और हम भी सीखते हैं, तो आप देखेंगे क्या वहां पे मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि सेट ऑफ आपका जो होता है, आप कह लें आपकी जो वोकैबुलरी है वो फर्क होती है, आपके सिमेंटिक नॉइज आ जाता है, आप कुछ मतलब लेते हो कुछ मतलब लेता है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। सिमेंटिक नॉइज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और फिर कल्चरल डिफरेंसेस हो, लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर तुम एक्सपर्ट हो तो फिर तुम क्या करते हो, तुम पैराफ्रेज करो अपनी बात को। पैराफ्रेज का मतलब समझते हो, किसी और लफ्जों में समझा दो, उसको और तरह से इंटरप्रेट करो और लोगों को समझा दो, तो यू कैन डू दैट। उसके बाद है नंबर 2, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक जगह पे नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं। इसमें एक लफ्ज आया है कॉन्सिक्वेंटली साइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन लफ्ज जो है सिर्फ सीख लो। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक ही बॉस फैसला करता है और बाकियों को फैसला करने की इजाजत नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, आपने थोड़ी सी डेमोक्रेसी चला रहे हैं, आप लोगों से पूछ के चलते हैं। तो आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है बड़ी, आपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। आपने रीजनल ऑफिसेस बना दिए, रीजनल हेड्स मुकर्रर कर दिए, बस वो आपको आकर बताती है। जैसे स्टीव जॉब का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आप कैसे मैनेज करते हैं, उसने कहा मेरे लिए बहुत इजी है,
मैंने हर एक प्रोडक्ट का एक प्रेसिडेंट रखा हुआ है, एक डायरेक्टर रखा हुआ है हर प्रोडक्ट का, बस मैं उससे रिपोर्ट लेता हूँ, दैट्स इट। मुझे नहीं पता वो नीचे क्या कर रहा है, वो कैसे मार्केटिंग कर रहा है, वो कैसे चीजों के अंदर जो है, जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी से चीजें बना रही होती हैं, उनके अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उन्हें नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उससे रिपोर्ट पूछता है एंड दे आंसर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने अगर प्राइम मिनिस्टर बैठे रहे और वो कहते हैं कि जी आपके जो चीफ जो मिनिस्टर्स हैं सारे प्रोविंसेस के, वो आपको आपको रिपोर्ट कर दें, वो आगे वो क्या हो रहा है, दे डोंट आस्क अबाउट दैट, मे बी। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपने क्या किया है, आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम को। आप लोगों को जब डिसेंट्रलाइज करते हैं ना हम, देखो मैं एक छोटी सी बात समझाती हूँ, उसमें ना सिर्फ आप अथॉरिटी देते हैं, हुई है, आई चेक इट, और शायद स्क्रीन ना चली गई हो, मैं दोबारा से शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। आई थिंक यू कैन। बहुत ज्यादा चेंज आ गई, ह्यूमन रिलेशन चेंज, एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज आ गया है, अब वो वाली स्ट्रिक्ट किस्म की नहीं आई। और यहाँ पे थर्ड लाइन में क्लास आ रहा है सब्सटेंशियल चेंज, बिग चेंज आई है, ठीक है। उसके बाद है नीड फॉर, ये सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। नीड फॉर बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप आ गई है, अब आपको ज्यादा अच्छे लोगों से रिलेशन मेंटेन करने ऑफिस के अंदर भी, इसलिए आप उनको दबा नहीं सकते। आपका सोशल रोल बढ़ गया है, आपका जो है सिर्फ ये नहीं, आप स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन सबके साथ आपने ताल्लुक रखना है। और लास्ट मैंने लिखा है रोल ऑफ आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का रोल बहुत बढ़ गया है। ये हम जब हम पढ़ेंगे सारे नेटवर्क सिस्टम जो इंटरनेट के ऊपर पढ़ेंगे, तब हम आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। तो ये आपका थोड़ा सा अभी हमारा पार्ट बहुत ज्यादा रहता है नोट्स के अंदर, क्योंकि मैं जब तक आपको समझा नहीं लूंगी मुझे इस पे सेटिस्फैक्शन नहीं आता। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हम कल देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डेफिनेशन कैसी कम्युनिकेशन है वो देखेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये सारे हम कल काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पर रोक देते हैं, कल यहाँ से ही पढ़ेंगे। आपके मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूं, और फिर मैं जैसे आपको कहा है कि मैं आपको शेयर करूंगी। जी, आपने कहा है हमारी कल इकोनॉमिक्स की क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी, तो काइंडली आप भी अपना टाइम क्लास के पीछे कर लें। इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम बिजी, मेरी क्लासेस बहुत चल रही होती हैं बैक टू बैक बच्चों, डोंट टेक इट दैट सिंपल। फिजा ने अच्छा मशवरा दिया, फिजा बीच में पढ़ाई कर लेना, सोना ना, ठीक है। उसके बाद है मिशेल ने पूछा है, एक्सक्यूज मी, जो नोट्स सेंड किए हैं वो ओपन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, ग्रुप में प्लीज मशवरे दे दो लोगों को कि क्या सिस्टम है, क्या वजह है कि उनके क्यों नहीं खुल रहे। आप प्लीज बता दें, आपने बहुत देर होगी पूछा, आपको पढ़ लेने चाहिए थे सारे। अच्छा जी, इसके बाद है टुमारो बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा ये वही बात है, 8 बजे क्लास हो रही है, तो ठीक है ना, उठो आराम से काम करो अपना। मैं बिजी होती हूँ, मेरी क्लास हो रही होती है, मैं नहीं ले सकती। बस यही बात है, सारे बच्चों ने यही कहा है। देखो जरा कितने टाइम के बेचारे परेशान हो गए हैं ना। अच्छा, कल किसी स्टूडेंट ने एक वॉइस मैसेज सेंड किया, अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा अभी भी आवाज कट रही थी, अभी 1 मिनट के लिए मैंने चेक किया है। कैन वी टेक चाइनीज विस्पर एज एन एग्जांपल ऑफ फिल्टरिंग? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि चाइनीज विस्पर जो है वो एक उसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि हम एक से दूसरे को बात करते हैं तो बात चेंज कर लेते हैं।
हमें सुनाई नहीं सही देता, और उसको सिलेक्टिव हेयरिंग भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। और क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में कर लें, जरूर कर लें, आप लोगों ने कहा है। अच्छा, इसमें ना डेली, आज मैं आपकी स्लाइड जरूर भेज दूंगी, लेकिन आज आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। स्लाइड से रिवाइज कर लेना, नोट्स कल मिलेंगे, क्योंकि मैं खत्म कर दूंगी कल ये टॉपिक, तो आपको मिल जाएंगे। और प्लीज मेक, आई जस्ट मेक श्योर इन अ वे कि अगर मैं समझूंगी ना कुछ चीजें एंड में जाके थोड़ी बहुत आपने यानी आपको बतानी है या करनी है, वो मैं हर दफा हर क्लास के लिए करती हूँ। एक आध कोई टर्मिनोलॉजी सिखानी है तो मैं बता दूंगी जो आपके पेपर में आ सकती है, क्योंकि मैं खुद भी पेपर सेट करती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं आपके लिए तो नहीं करूंगी ना, मैं पढ़ाती हूँ तो आपके लिए नहीं करूंगी। अच्छा, हायरार्की जो है ना, हायरार्की मीन आपका सिस्टम, यानी आपकी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आर्मी की एक हायरार्की है तो उसमें सबसे बड़ा जो आपका लीडर है वो आपका जनरल है। उसके नीचे आपके बाकी ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफिस के अंदर हायरार्की देखते हैं तो आपका बॉस होगा, एमडी होगा, सीईओ होगा, उसके नीचे मैनेजर हैं, उसके नीचे जूनियर हैं, उसको हायरार्की कहते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है जी, मेरा ख्याल है आपको हायरार्की समझ आ गई। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ सेम रैंक, एक लेवल के लोग, सारे मैनेजर बातें कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है, ठीक है। और वर्टिकल पर सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने वर्टिकल का आपको नोट्स में छोटा सा एक स्पेसिफिक एरिया बना के रखा है, मैं आपको कल समझाऊंगी उसके ऊपर। और वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड होती है, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर को वर्टिकल इसको कहते हैं। और डायगोनल का मतलब है टेढ़ा, यानी ब्रीच, यानी वो सारों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। मैं नोट्स और बुक्स का आपको बता दिया है, नोट्स मैं दिया करूंगी, स्लाइड्स मैं दिया करूंगी, एक बुक आपको भेजनी है, एक बुक आज भेजूंगी, आपको 1000 MCQs भी भेजूंगी। और अगर आपको जो बुक कल भेजी थी, यानी पिछले वीक भेजी थी, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो अवेलेबल है, और उससे मिलते जुलते शायद उन्होंने बनाए हुए हैं एमसीक्यूज भी। तो आपको मैं अभी जो एक बच्ची ने मुझसे शेयर किया था, उसके 4-4 पेजेस भी किए थे, मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, मैं साथ लिखूंगी, कंफ्यूज मत हुआ। अच्छा, पीडीएफ में कुछ पेजेस अगर ब्लैंक है तो वो ब्लैंक ऐसे ही आएंगे, मेरे पास इसी तरह ही मौजूद आई थी। मेरे पास ये बुक नहीं है, तो आप ये कर सकते हो ना कि बुक आप वही बात है बाय कर लो। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है तो फिर, मोहसिन अली पूछ रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ बच्चा, कोशिश करो ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। आप अगर सिर्फ नोट्स पे ही तवज्जो कर लो और पढ़ने के बाद उस टॉपिक को कहीं देखना चाहते हो तो देख लो, आप काफी ठीक हो जाएगा आपका काम, परेशान मत हो, पेपर हो जाएगा। एमसीक्यूज करना जो है ना सबसे ज्यादा होता है कि जी कोई चीज मिस ना हो रही हो। फातिमा एहसन, आपका ग्रुप गर्ल्स का बना हुआ है, आप उसको प्लीज उसमें ग्रुप में आ जाओ, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपने कहा है जी मुझे पता नहीं ग्रुप का, मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ आपने को। अच्छा, एक सवाल बड़ा बच्चों ने पूछा कि फिजिकल क्लास जब स्टार्ट होगी, ये सारी बातें जो है ना, फिजिकल स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्या ये हम इसको इसी तरह ही लेके चलेंगे, इस जो शुरू हो गए हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, ये आपको ऑफिस बताएगा, प्लीज ऑफिस से पूछिए, ठीक है। और इसीलिए आप अपनी किताबें ना फिर खरीदें, इट्स बेटर कि आपके पास पड़ी है, पीडीएफ में पड़ी है, वो कौन सा आपको तंग कर रही है, यू हैवंट स्पेंड इवन अ पेनी ऑन इट, ठीक है। आपके पास पीडीएफ है तो बस ठीक है, वहीं से आप कर लो अभी गुजारा, लेकिन पढ़ते जाओ। अब महत साहब पूछ रहे हैं, महत साहब बिल्कुल नॉक नॉक करके ना डोर पे उनको उठाया गया है। मिस्टर महत भट्ट, आपका व्हाट्सएप ग्रुप कह रही कौन सा है, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो अपनी मैनेजर जो है उनसे कॉल करिए, वो आपको गाइड कर देंगे। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, टॉक टू योर मैनेजर, दे वुड गाइड यू, राइट। ओके, पीडीएफ आपको पहले भेज चुकी हूँ अवैस,
नोट्स में शेयर कर चुकी हूँ। ये नहीं, फारिज कदीर पूछ रहे हैं। सेट 1 नोट्स नहीं मिले। अच्छा, आप सारे लोग एक दफा ग्रुप में आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। मैं एक दफा फिर से भेज देती हूँ, या मैं जो आपका जो एडमिन साहब बैठे हुए शनावर, आप सोए हुए हैं, आप भेजें दोबारा बुक्स इनको ग्रुप में, इनको नोट्स और बुक्स दोबारा एक दफा भेज दें। शनावर, आप मुझे सुन रहे होंगे। आप लोगों ने डेफिनेशंस को याद जो है वो इस तरह से आप करेंगे कि आपको बस समझ आ जाए कि सवाल क्या आए में। आपको लिखनी थोड़ी आनी है पेपर में। अच्छा, एक बच्चा साहब पूछे, दानियाल, हाउ वुड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश? बोलने से ज्यादा अच्छी आती है, सुनने से आती है। इंग्लिश मूवीज देखा करो। और जो अब पढ़ रहे हो काफी अच्छा है अंग्रेजी, इसके अंदर ये सारी अंग्रेजी समझ लो तब भी आ जाएगी। बच्चा एक पूछ रहा है, उमर खान, दूर की सोची आपने। ही इज आस्किंग कि बस टाइम खत्म हो रहा है, 4 मिनट में बस रह गए हैं, कि स्कोप ऑफ दिस लेक्चर इंडस्ट्री बताएं। यार बच्चे, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस चीज का। खाली इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की हर जगह अगर तुम्हें कम्युनिकेशन आती है ना, तो दुनिया लूट लोगे तुम। एक लीडर कैसे बनता है? कम्युनिकेट करके। और जहां भी तुम तो वैसे ही खान हो, खान तो वैसे ही बॉर्न लीडर होते हैं, है ना? तो आपने क्या करना है, और ऊपर से नाम भी तुम्हारा उमर है, उमर। वैसे भी पीपल हु आर, आई नो उमर, दे आर वेरी डोमिनेटिंग एसर्टिव पीपल। वैसे मुझे नहीं पता तुम्हारा। तो क्या करना है तुमने, कि तुम देखो कि ये कम्युनिकेशन अगर तुम्हें आ गई ना, यू कैन बी द बॉस एवरीवेयर, लीडिंग। ठीक है, लीडिंग रोल में आ जाओ। और बुक्स मेरी कोई टोटल नहीं आपको बतानी, इसलिए परेशान ना हो। कोई भी बुक मैं नहीं बता रही, नोट्स दे रही हूँ। उसकी बैक पर पीडीएफ चाहे जो मैंने भेजी है वो पढ़ लेना पहले से, बस मैं यहाँ तक कहूंगी। जो बाकी चीजें भेज रही हूँ वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। सीए की किताब है, एमसीक्यूज उसमें पढ़ने हैं। एमसीक्यूज भेजूंगी, उसमें एमसीक्यूज ही पढ़ने हैं। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? इसलिए परेशान मत हो। नोट्स पढ़ रहे हो, और उसके लिए बैकअप कोई भी किताब पढ़ लो मेरी तरफ से। उसी टॉपिक को जो आपको मैं पढ़ाती हूँ उसको दोबारा देख लिया करो। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप की बार बार बात आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप लड़के भी बार बार पूछ रहे हैं। मुझे फिर से एक दफा, मुझे लगता है कि मुझे बार बार जो है पेपर पैटर्न सेंड कर दें। शनावर, पेपर पैटर्न बेटा इसका आपके उस पे लिखा हुआ है, आपकी जो है ना वेबसाइट पे है, कि कितने एमसीक्यूज आएंगे और किस तरह से आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पे मैं आपको बच्चों एक दफा फिर से नोट्स का जो पेज है मैं इस पे जाती हूँ। एक बच्चा कह रहा है सिर्फ नोट्स पढ़ा लें तो काफी है। हाँ, तो नोट्स ही पढ़ो। मैंने कब कहा है कि आपको स्लाइड्स तो देती हूँ सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेशक ना पढ़ो स्लाइड्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पेज आपको नजर आ रहा है, मैंने शेयर किया हुआ पेज। यहाँ पर मैं फिर से मिस्टर शनावर वफा का फोन नंबर लिख रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल है मैं हर पेज पे लिख ही लूँ, ताकि हर क्लास में दिखा दिया करूँ। जी, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। जस्ट मोमेंट। जी, इनका नंबर लिख लें आप लोग। 0 333
6 5 4 222 7 0 333 6 5 4 222 7। ठीक है, ये नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। और अगर कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप कर दो, बाकी मैं चीजें आपको शाम तक भेजती हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह इसी टाइम, यानी 11:10 पे आपकी क्लास है। अल्लाह हाफिज।